नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल के अंदर। और आज हम बात करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन राजस्थान। राजस्थान में आर्थिक जो विशेष क्षेत्र बनाए थे, विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बोलना है मेरे को कि आप लोग ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके ऊपर जो राजस्थान का पोर्शन है पेपर थर्ड का आरपीएससी से रिलेटेड, ये फिर कोई और जो एग्ज़ाम है, स्टेट एग्ज़ाम है लाइक एज स्टेट पीसीएस, उनसे रिलेटेड टॉपिक है वो आते रहेंगे। तो ये आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो बस। और अपन बात करेंगे इसके बारे में कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनकी ज़रूरत क्या पड़ी, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, राजस्थान के अंदर कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, किस हिसाब से काम करते हैं, उनको कंट्रोल करने वाली कौन सी जो नोडल एजेंसी है वो है, उनके बारे में आप देखना अभी। तो चलिए शुरू करते हैं अपन स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन राजस्थान। अगर अपन बात करें इनके इंट्रोडक्शन के बारे में, तो एक इनकी जो एक डायरेक्ट डेफिनेशन देखने को मिलती है, वो मिलती है अपने को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार। तो उसको मैंने लिखा है कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले क्षेत्रों को अ, विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। और अगर अपन नॉर्मल देखें तो विशेष आर्थिक क्षेत्र या स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें देश के आर्थिक कानूनों से भिन्न आर्थिक कानून होते हैं। यानी कि जो देश के अंदर अलग अलग जो इकोनॉमिकल लॉ चलते हैं, फाइनेंशियल लॉ चलते हैं, उनसे अलग टैक्सेस वगैरह में कुछ छूट दी जाती है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, उनमें छूट दी जाती है, और एज ए वो इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह नहीं लगती है उनके ऊपर। तो एज ए वो दूसरी कंट्री, जो दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं, उनके हिसाब से एक अलग क्षेत्र है, उनमें के अंदर जो सामान्य लॉज वगैरह लागू होते हैं वो उनमें लागू नहीं होते। यही बस इनका कहने का साधारण सा मतलब है। फिर अपन बात करते हैं कि इस सेज को कितनी कैटेगरियों में डिवाइड किया गया। तो इसकी मेनली दो कैटेगरी है। कैटेगरी फर्स्ट जो कि मल्टी सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड है। और मल्टी सेक्टर की जो सेज है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए आपको कम से कम 500 हेक्टेयर लैंड का होना, कॉमर्शियल लैंड का होना ज़रूरी है। और उसके बाद जो सेकंड है, जो सिंगल सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उसके लिए आपको 50 हेक्टेयर जो लैंड, कॉमर्शियल लैंड है, वो चाहिए होती है। लेकिन जो इनका जो मेनली पर्पज़ है बनाने का सिंगल सेक्टर का, उनका डिफेंस वगैरह के लिए कोई एक प्रॉपर चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए बनाया जाता था। लेकिन मल्टी सेक्टर के अंदर हर चीज़ रिलेटेड, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, और कोई दूसरा एग्रो जो प्रोडक्ट है वो भी एक ही सेल्स के अंदर चलाए जा सकते हैं। लेकिन सिंगल सेक्टर के अंदर सिर्फ एक ही चलता है। वो मेनली डिफेंस से रिलेटेड रहते हैं, ज़्यादा डिफेंस वगैरह के कुछ प्रोडक्शन है उनको करने के लिए। और इसका जो मेनली जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इनका प्रशासन वगैरह या फिर उनका संचालन वगैरह जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के हिसाब से किया जाता है। और इन सब को जो एप्लीकेशन वगैरह आते हैं किसी के लिए, उसको सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया जाता है कि आप एक ही जगह से सारे जो अप्लायंस वगैरह कर सकते हो। वहाँ आप अप्लाई करके वहाँ से आपको जगह जगह अलग अलग अप्रूवल लेने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं, आप एक ही जगह से सब अप्रूवल ले सकते हो। तो ये मेनली दो टाइप हो गए उनके। और फिर जो इनका एक्ट है वो हो गया, और सिंगल विंडो क्लियरेंस। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और फिर अपन बात करते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या क्या उद्देश्य थे कि इनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट लाकर फिर इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने पड़े। तो इनकी जो एक थ्योरी है, जो एक फिलोसफी है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की, वो मेनली चाइना से ली है अपन लोगों ने। यानी कि चाइना के अंदर जो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए हुए थे, जिनके अंदर अलग अलग पॉलिसीज़ वगैरह चलती थी। और वो बनाने के बाद उनके इंपोर्ट में एक बेहतरीन वृद्धि हुई थी। इस वजह से अपन ने भी एक आइडिया है वो अडोप्ट किया था। इसमें इसके मेनली जो ऑब्जेक्टिव्स थे, अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सर्जन करना, कि कुछ अलग अलग जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ है या फिर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है उनको शुरू करना। और गुड्स एंड सर्विसेज है उसके इंपोर्ट को बढ़ावा देना, कि इंडिया से एक ईयर के अंदर कितना इंपोर्ट होता है। अपन ने एक टारगेट बनाया कि नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर अपना इंपोर्ट है वो इतना बढ़ जाना चाहिए। इसलिए गुड्स एंड सर्विस को
एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ये शुरू किया गया था। फिर जो घरेलू और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनसे इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करने के लिए भी एक अच्छा आइडिया था। और फिर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो काफ़ी रोज़गार सृजन हुए हैं इससे, और ये भी उनका एक ऑब्जेक्टिव्स था। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है, अवसंरचनाओं का विकास करना भी एक मेन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर है। और फिर इनके सिग्निफिकेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में अपन बात करें तो मेनली स्किल्ड लेबर को या फिर सेमी स्किल्ड लेबर को और अनस्किल्ड लेबर को एक बड़े पैमाने पर, लार्ज नंबर पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कुछ रीजन है, आप इनको देख लीजिएगा। और ये इसका है योगदान या सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। फिर अपन बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर इनकी क्या हिस्ट्री है, या फिर राजस्थान के अंदर किस हिसाब से स्पेशल इकोनॉमिक जोन का शुरू हुआ था। तो राजस्थान में मेनली जेम्स एंड ज्वेलरी या फिर हैंडीक्राफ्ट के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, एक्सपोर्ट को ज़्यादा करने के लिए एक पॉलिसी लेकर आई थी स्टेट गवर्नमेंट। उसमें 2003 में इस पॉलिसी के तहत जयपुर के अंदर और जोधपुर के अंदर 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए थे। जो जयपुर वाला था वो मेनली जेम्स और ज्वेलरी यानी कि रत्न और आभूषण से रिलेटेड था। जोधपुर वाला जो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड था। और उस पॉलिसी के बाद जब 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट बनाया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड, उसके बाद राजस्थान का जो लेजिस्लेचर है या फिर विधानसभा है उसके अंदर भी, असेंबली के अंदर एक अलग से राजस्थान का एक एक्ट बन गया। एक उसके बाद में अगर बात करें तो अपन राजस्थान के अंदर कुछ जो जेम्स हो गया या फिर ज्वेलरी हो गया, हैंडीक्राफ्ट, आईटी सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल के अंदर काफ़ी सेज बने हैं। मेनली कितने सेज राजस्थान के अंदर फ़िलहाल है उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। राजस्थान के जो प्रमुख विशेष आर्थिक क्षेत्र है उनमें 6 जो है नोटिफाइड है और वो ऑपरेशनल है, यानी कि उनको अनुसूचित कर दिया गया है, अप्रूवल मिल गया है, उन्होंने जो प्रोडक्शन है वो भी शुरू कर दिया है। और 6 ऐसे हैं जिनको नोटिफाई कर दिया गया है लेकिन वो भी ऑपरेशनल नहीं हुए हैं, उनके अंदर एक्टिविटीज़ शुरू नहीं हुई है प्रोडक्शन की, तो उनको अपन कैटेगरी के अंदर नहीं देखेंगे। आज अपन उन्हीं को देखेंगे सिर्फ, और वही इम्पोर्टेंट है जिनमें प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, जिनको अप्रूवल मिल चुका है। तो उसके बारे में अगर बात करें तो एक फर्स्ट जो बना था मेनली अपना जयपुर के अंदर बना था, ये जो है वाटिका जयपुर सेज डेवलपर लिमिटेड बना था। उसके बाद जोधपुर के अंदर है मानसरोवर औद्योगिक विकास निगम बना था। और उसके बाद जो फर्स्ट मेनली है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी लिमिटेड जयपुर, ये पहला प्राइवेट था, तो इसके बारे में आप देख लेना। फर्स्ट प्राइवेट था, इसका नाम था महिंद्रा वर्ल्ड सिटी लिमिटेड जयपुर। ये पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन था जो प्राइवेट सेक्टर या निजी क्षेत्र से संबंधित था। उसके बाद सोमानी वेस्टेड लिमिटेड खुसखेड़ा यानी कि भिवाड़ी अलवर के अंदर है। उसके बाद जैन पैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जयपुर लिमिटेड है। उसके बाद वाटिका जयपुर सेल्स डेवलपर लिमिटेड है। और मानसरोवर औद्योगिक विकास निगम हो गया। और अपने बीकानेर के अंदर है मेनली सिरोमिक से रिलेटेड है, इसमें आर.एन.बी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है। तो ये कुछ 6 है, इनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर.एन.बी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो निम्नलिखित में से कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है। तो उसमें आपको देखना है कि कौन सा सही आंसर होता है। इसी प्रकार से आपको महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के बारे में पूछा जा सकता है, वाटिका जयपुर सेज के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको याद रखना है, मेनली यही कहने का मेरा पर्पज़ है। फिर अपन बात करते हैं कि क्या क्या सब्सिडी है वो प्रोवाइड की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अगर कोई लगाता है अपना स्पेशल इकोनॉमिक जोन शुरू करता है, कोई कंपनी शुरू करती है, तो उसको क्या क्या जो फैसिलिटीज़ है, क्या क्या ग्रांट्स वगैरह है, क्या क्या सब्सिडीज़ है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, उनके ऊपर बात करते हैं अपन। तो मेनली जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकासकर्ताओं को 100 रुपीज़ की दर से भूमि परिवर्तन, यानी कि किसी की जो लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है या फिर कोई और लैंड है, उसको कन्वर्ट करने के लिए, कॉमर्शियल लैंड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मिनिमम एक रेट रखी गई है कि 100 रुपये पर हेक्टर के हिसाब से आप इसको चेंज करवा सकते हो। अगर कोई रूरल एरिया के अंदर ऐसी एग्रीकल्चर लैंड है और आप उसको कन्वर्ट करके उस एरिया के अंदर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना चाहते हो,
तो ये आप चेंज करवा सकते हो कि मिनिमम रेट के अंदर, और इसके बिना अगर आप करवाते हो तो उसके लिए काफ़ी हाईली जो रेट है वो चार्ज किया जाएगा आपसे। और जो सेकंड है उसके बारे में अगर अपन बात करें तो जो इनके ऊपर एक टैक्स लगता है, स्टाम्प शुल्क। अगर कोई अगर आप कोई बनाते हो, कोई इंडस्ट्री शुरू करते हो, तो उसके ऊपर स्टाम्प शुल्क लगता है, ये स्टाम्प ड्यूटी लगती है। ये मेनली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने 100% इसको एग्जेम्पशन दिया है कि आपको बिल्कुल भी स्टैम्प ड्यूटी है वो नहीं लगेगी। और जो आपका इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी कॉस्ट है उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नेक्स्ट 7 ईयर के लिए आपका मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन शुरू होने के नेक्स्ट 7 ईयर तक 50% तक छूट मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा आपको। ये भी एक ग्रांट के रूप में दिया जाएगा। काफ़ी अच्छी शुरुआत की है स्टेट गवर्नमेंट ने, उस टाइम की थी। और इकाइयों और डेवलपर्स को मेनली क्या कि जो भी एक टैक्स लगता है, अगर आप एग्रीमेंट करते हो, दो कंपनी एग्रीमेंट करती है किसी इश्यू को लेकर, किसी प्रोडक्शन को लेकर, किसी आने वाले प्रोजेक्ट को लेकर, तो उन्हें एक टैक्स लगता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट टैक्स लगता है। उसमें राजस्थान सरकार ने या फिर दूसरी वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके द्वारा एकदम एग्जेम्प्ट कर दिया गया, एग्जाम्पशन दिया गया 100%। उसके बाद अगर बात करें कि जैसे कोई कैपिटल से रिलेटेड जो भी है, पूंजीगत वस्तुओं के ऊपर है, तो उनके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, अगर आपसे बाहर से कुछ इंपोर्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट का भी एक हिस्सा होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने उसको भी बिल्कुल फ्री कर दिया है, यानी आपको 100% डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद जो अगर बात करते हैं अपन लग्जरी टैक्स या फिर जो वो भी है टैक्स है, मनोरंजन टैक्स है उसके अंदर, एंटरटेनमेंट टैक्स के बारे में। तो लग्जरी टैक्स के अंदर मेनली लग्जरी टैक्स है, ये मेनली लगता था कुछ लग्जरियस प्रोडक्ट है उनके ऊपर। आजकल इसको जीएसटी के अंदर शामिल कर लिया गया है, मनोरंजन टैक्स को भी जीएसटी के अंदर शामिल कर लिया गया है। तो इसमें आपको लग्जरी टैक्स पर बिल्कुल 100% छूट रहेगी नेक्स्ट 7 ईयर तक। आप कोई प्रोडक्शन करते हो, जैसे कोई लग्जरी चीज़ बनाते हो, जैसे ज्वेलरी बनाते हो, लग्जरियस ज्वेलरी बनाते हो, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो नहीं लगेगा, और इस वजह से आपका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी सस्ता रहेगा मार्केट में, और इससे काफ़ी ग्रोथ मिलेगी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो भी फैक्ट्रीज़ वगैरह, कंपनीज़ वगैरह होगी। और अगर कुछ मनोरंजन से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, जैसे आपने कोई बना लिया कुछ, तो उस पर भी आपको एंटरटेनमेंट टैक्स से 50% तक एग्जेम्पशन मिलेगा। ये कुछ इम्पोर्टेंट ग्रांट्स थे जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे किसी कंपनी को जिसने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर अपना फैक्ट्री वगैरह लगाई है, अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाई है, उसको ये सब सुविधाएं दी जाएगी। तो इन सब को आप याद रख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और वैसे तो बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की गई थी, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है उनको मैंने लिखा है। सब कुछ पीपीटी के अंदर इंक्लूड कर लेना पॉसिबल नहीं है। फिर बात करते हैं अपन कुछ अदर फैक्ट्स के बारे में, कि इंडिया के अंदर पहला जो विशेष निर्यात क्षेत्र कब बना था, स्पेशल एक्सपोर्ट एरिया कब बना था। तो सबसे पहले जो स्पेशल निर्यात क्षेत्र बना था 1965 इन कांडला गुजरात के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन उसका जो थोड़ा अलग था, उसमें इस प्रकार की कुछ छूट वगैरह नहीं दी गई थी, एक जो ओल्ड पैटर्न है उसके हिसाब से बना हुआ था। तो वो ज़्यादा सक्सेस नहीं था, यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। वो ज़्यादा नहीं था, यूपीए गवर्नमेंट तो नहीं बोल सकते, उस टाइम कोalition नहीं बना हुआ था, लेकिन जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उनके द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन वो फुली सक्सेस नहीं हुआ था। और अब अगर बात करें अपन की इंडिया के अंदर कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो अपन बात उन्हीं की करेंगे जो ऑपरेशनल है और नोटिफाइड है। तो फिलहाल देश के अंदर, अपने देश के अंदर 373 यानी कि 373 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। और सबसे ज़्यादा किस स्टेट के अंदर है, तो वो है वही तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना के अंदर सबसे ज़्यादा 57 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन से अगर कोई एक्सपोर्ट करते हो आप किसी दूसरी कंट्री के अंदर या फिर किसी दूसरे स्टेट के अंदर, तो उसमें क्या क्या आपको कौन से टैक्स पे छूट मिलती है। तो मेनली कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी आपकी,
एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। अगर आपकी कोई इनकम होती है उससे तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा। और एक जो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स है वो नहीं लगेगा। उसके बाद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगेगा। जैसे आपकी कोई कंपनी है, उसने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है अलग अलग शेयर होल्डर्स के पास, तो उसमें आपको टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, उनसे टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ये काफ़ी कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड कुछ है उसे, कोई भी अगर अपनी कंपनी को वहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट को वहाँ पे सेटअप करता है तो वो सब ये जो फैसिलिटीज़ है उनको अवेल कर सकता है। और उसके बाद अपन बात करते हैं, अगर करंट सिनेरियो के अंदर बात करें तो 2019 के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ था स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट के अंदर। तो उसके अंदर क्या चेंज हुआ था, ये मेनली करंट से रिलेटेड तो नहीं है, काफ़ी पुराना है, लेकिन कंटेम्प्रेरी अफेयर्स अपन बोल सकते हैं इसे, तो इसको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। इस अमेंडमेंट के बाद कोई ट्रस्ट है वो भी शामिल हो सकता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए, अप्रूवल लेने के लिए। उससे पहले ये सुविधा था कि कोई पर्सन हो या फिर कोई फर्म हो, कोई कंपनी हो या फिर कोई कॉरपोरेशन हो, वही लोग अप्रूव कर सकते, अप्रूव करवाने के लिए एप्लीकेशन दे सकते थे, आवेदन कर सकते कि हमें ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना है या हमें इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर अपना जो प्रोडक्शन यूनिट है वो लगानी है। तो मेनली ये शुरू किया गया है क्योंकि कुछ पतंजलि वगैरह और कुछ दूसरी ट्रस्ट है उनके द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है। उन्होंने सरकार से बोला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने कुछ अमेंडमेंट कर दिया है कि अब अगर कोई ट्रस्ट वगैरह है वो भी अप्लाई कर सकता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए, और किसी पहले से बने हुए स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगा सकता है। तो इसमें अपन ने देख लिया क्या 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 चेंज थे, इसके बारे में देख लिया है। इसको आप अच्छे से देख लेना, ये करंट से रिलेटेड भी है। और एक मेट क्या है इसके बारे में बात करें तो कुछ कंपनीज वगैरह होती है जिनके वो डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर नहीं करती है, नेट प्रॉफिट सही से नहीं दिखाती है, तो उसे एक जो गवर्नमेंट है वो एक टैक्स लगा देती है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। तो कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे ये चार्ज किया जाने लगा है आजकल, तो वो भी एक रीज़न है। तो ये अपना था स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। अगर अपन नेक्स्ट वीडियो के बारे में पढ़ेंगे राजस्थान सरकार के क्या क्या जो है पब्लिक एंटरप्राइजेस है उनके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। और ये फिर रिको के बारे में, राजस्थान फाइनेंशियल जो कॉरपोरेशन है उनके बारे में अपन देख सकते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आप लोग ये काम कीजिए मेनली कि आप लोग कर सकते हैं अभी हमारे चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद जो ये पीडीएफ आप अभी देख रहे हैं उसको लेने के लिए आप हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं आप। इससे हमारा कोई पर्पज़ नहीं है बहुत ज़्यादा कि चैनल को उस हिसाब से चलाने का, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो टाइम टाइम पे डालते रहेंगे। जब भी किसी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम, जैसे अपने अभी कॉलेज लेक्चर का जो थर्ड पेपर है उसके लिए काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको कवर नहीं किया जाता, जैसे अपन पढ़ रहे हैं अभी, तो वो सब डाले जाएंगे टाइम टू टाइम। कुल मिला के इकोनॉमी की बात करें राजस्थान की तो वो अपन कवर कर लेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो इसके लिए चैनल को। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ